बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। आपको इस बात को माने या ना माने, मगर ये तासुर पाया जाता है कि हर उस सियासतदान, जज या सहाफी की जान को खतरा लाक है जो ताकतवर हल्कों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब नवाज शरीफ इस वक्त गए थे जब उनकी जिंदगी इस लेवल पर पहुंच गई थी जहां उनकी जान जा सकती थी। नवाज शरीफ चूंकि बड़े लीडर हैं तो इसका इल्जाम सीधा सीधा हुकूमत पर लगना था, इसलिए उन्हें जबरदस्ती बाहर भेज दिया गया। अब वो इलाज के बाद ठीक है, पहले से बेहतर है, उन्हें बहुत सी बीमारियां हैं, उनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन अब उस तरह उनकी जान खतरे में नहीं है जैसी पाकिस्तान से जाते हुए थी। तो क्या फिर वो अपने मुखालिफिन को ये मौका फराहम करें कि वो इंसाफ और कानून के नाम पर वापस आए, जैसे वो पहले अपनी बीवी को बीमार हालत में छोड़कर आ गए थे और जेल चले गए थे। तो क्या दूसरी बार भी वापस आए और दूसरी बार ये मौका दें कि उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाए? तो ये सारी बातें उनके वोटर, सपोर्टर और कारकुनों को मालूम है कि नवाज शरीफ ने ना बीमारी के हवाले से कोई झूठ बोला है, ना मरियम नवाज गलत कह रही है। असल बात सिर्फ इतनी है कि हालात ऐसे नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आए। जिस जमात का वोट बैंक ही नवाज शरीफ से नफरत के नजरिए पर खड़ा हो, यानी एंटी नवाज शरीफ हो, वो नवाज शरीफ का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर उनकी सियासत कैसे चलेगी? अगले वक्तों में सियासी जमातों के मंशूर में मुल्क की तरक्की, अवामी मसाइल का हल, बड़े बड़े प्रोजेक्ट और तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हुआ करते थे, लेकिन लगता यूं है कि खान साहब और उनकी जमात का मंशूर ही सिर्फ नवाज शरीफ रह गया। यानी जब कोई और काम ही नहीं करना तो फिर असल काम यही रह गया कि नवाज शरीफ करते रहो, नवाज शरीफ के नाम की माला जपते रहो, जिसकी वजह से नवाज शरीफ पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब अपोजिशन में होते हुए वो इलेक्शन जीत रहे हैं और ये हिस्ट्री बदल गई है, वरना अपोजिशन जमातें हुकूमत के होते हुए इलेक्शन नहीं जीती थी, तो उनकी जमात पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, लोग उनके साथ पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़े हैं। यानी इस बार ये हुआ कि जो जमात अपोजिशन में है उसके लोग भी टूट कर दाएं बाएं नहीं जा रहे। तो हुकूमत अगर नवाज शरीफ के पीछे बुरी तरह ना पड़ जाती, और अगर पढ़ना ही था तो पहले अवाम के सामने अगर कोई मिसाली कारकर्दगी पेश करती, तो मेरा गुमान है कि लोग खुद बहुत नवाज शरीफ को भूल जाते। लेकिन इसके बिल्कुल उलट हुआ है। हुकूमत की इस तरह की कारकर्दगी जो नाकस कारकर्दगी है, उसके बाद लोगों के इस यकीन में इजाफा हुआ है कि उनसे पिछली हुकूमतें कारकर्दगी में इनसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। तो वज़ीर दाखिला साहब सिक्योरिटी देने पर तैयार है कि जी नवाज शरीफ वापस आए तो उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको जेल में रखेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। लेकिन जो असल काम है पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, दहशतगर्दों से बचाना, पाकिस्तान में हर शहरी का ये आईनी हक है कि उसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ तो हो नहीं रहा। और आप एक ऐसे शख्स को जो कि पाकिस्तान से बाहर है उसको पाकिस्तान से बुलाकर उसकी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रहे हैं। लेकिन लगता यूं है कि हुकूमत को FATF से ज्यादा नवाज शरीफ की फिक्र लाहक है। ना हुकूमत को महंगाई की फिक्र है, ना बेरोजगारी की फिक्र है, ना इस बात की फिक्र है कि पाकिस्तान में कोई मुआशी या सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, दुनिया को कोई अच्छा पैगाम दिया जाए, दुनिया के साथ तिजारती ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, मुल्क में सरमायाकारी हो, तिजारत बढ़े। लेकिन हुकूमत की सारी तवज्जो है अपने सियासी मुखालफिन की तरफ। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी को उनकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करने की बात की तो उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी जिनकी अपनी नौकरियों का कुछ अता पता नहीं कि वो कब तक रहनी है या कब तक नहीं रहनी, वो भी ये दावे कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाए तो उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। अब सिक्योरिटी की हालत ये है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने घुसकर पाकिस्तान के अंदर धमाका कर दिया, FATF को मजबूर कर दिया है कि वो ग्रे लिस्ट से हमारा नाम ना निकाले। अब नवाज शरीफ जेल काटने के लिए मुल्क वापस आए थे, जेल चले गए, उनकी जान खतरे में आ गई। हुकूमत को जब ये यकीन हो गया कि नवाज शरीफ नहीं बचेंगे तो उन्हें बाहर भेज दिया। अब हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह ले आए। हुकूमत को किसी ने नवाज शरीफ को वापस लाने से नहीं रोका, जो कानून के मुताबिक है उस पर अमल करें, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के असल मसाइल पर तो तवज्जो दे। अब हुकूमत ने ये दावे किए थे कि वो पाकिस्तान को FATF से निकाल लेंगे। पिछले 3 साल से खान साहब पाकिस्तान को FATF से निकलवा रहे हैं। अब पिछले 2.5-3 साल से
पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है और ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान दुनिया के साथ अपने तजारती ताल्लुकात महदूद रखने पे मजबूर है। FATF ने 27 में से 26 शराइत पूरी होने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला, तो उसकी वजह भी सामने आ गई है। और वजह यह कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में शामिल 1373 दहशतगर्दों को उस तरह सजाएं नहीं दे सका जिस तरह दुनिया चाहती है कि हम उन्हें सजाएं दें। तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए 27 शराइत आयद की थी, जिनमें से हमने 26 पूरी कर ली है, जबकि 27वीं शर्त में 6 नुकात शामिल थे, जिसके तहत पाकिस्तान को सजा के निजाम को बेहतर बनाना है। और UNO के मुताबिक 1373 अफराद जिन्हें UNO दहशतगर्द करार दे चुका है, उन्हें सजाएं देना होगी, लेकिन पाकिस्तान इसमें कामयाब नहीं हो सका। तो अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की तकरीबन 18 तंजीमों को, जिनका पाकिस्तान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई कनेक्शन है, और उनको अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्द तंजीमें करार दे चुका है। बल्कि बहुत सारी तंजीमों को तो पाकिस्तान खुद दहशतगर्द तंजीमें करार देकर कालादम करार दे चुका है, जिनमें कालादम तहरीके तालिबान, कालादम हक्कानी ग्रुप, जैश मोहम्मद, दाइश, अलकायदा, इस तरह की बहुत सी तंजीमें शामिल हैं। इन तंजीमों के बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, उन्हें सजाएं भी सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद पाकिस्तान का नाम FATF से नहीं निकाला जा सका। FATF के इस फैसले से कुछ घंटे पहले लाहौर में एक होने वाले बम धमाके ने पूरी दुनिया की तवज्जो हमारी जानब में मबजूल करा दी। अब यह धमाका एक कालादम जमात के सरबराह हाफिज सईद की रिहायशगाह के करीब हुआ। तो ये इतलात तो मौजूद है कि धमाका भारतीय खुफिया एजेंसी ईरान ने कराया, मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है, कहां से आया, कैसे हुआ, फाइनेंस कैसे हुआ। तो इस धमाके का जो मकसद है वो भी साफ जाहिर हो गया कि FATF की तवज्जो हाफिज सईद समेत कालादम तंजीमों की तरफ दिलाना था। बज़ाहिर राह ने एक बार फिर अपना मकसद हासिल कर लिया है, यानी भारत ने राह के जरिए, भारत की खुफिया तंजीम राह, उसने ये काम किया। तो भारत का मकसद ये था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ना निकल सके, सो नहीं निकल सका। हमें तो पूरी उम्मीद थी कि निकलने आएंगे, इतना काम हमने कर लिया, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तंजीमों पर बंदी, लोग पकड़ लिए, सजाएं हुई, लेकिन इसके बावजूद UNO मुतमईन नहीं है। तो हाफिज सईद का नाम एक बार फिर सामने आने से FATF की निगाह में आ गया। तो ये है सिक्योरिटी जो आप नवाज शरीफ को देने की बात कर रहे हैं। इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला बरकरार रखा हुआ। तो ये तमाम सिक्योरिटी इदारों का फेलियर है। अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती तो रॉ कभी अपना मकसद हासिल करने में कामयाब ना होती। अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हमेशा कामयाब रहे हैं, ये पहला फेलियर उनका जो इस मौके पर, जो जबकि FATF का एक इजलास होने वाला था उससे चंद घंटे पहले हुआ। तो अगर ये सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइटन होती तो पाकिस्तान के ऊपर ये जो FATF ने जो ग्रे लिस्ट में इसको रखा है शायद उसमें से निकल जाता। लेकिन जब हुकूमत की तवज्जो और बाकी लोगों की तवज्जो भी नवाज शरीफ पर है, तो फिर ये जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से कैसे। अब शेर रशीद इस मुल्क के वज़ीर दाखिला है और उनकी जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से। वो नवाज शरीफ को तो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का निजाम है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान में किस तरह एक बम धमाका होता है। और पाकिस्तान की इतनी मेहनत जो कि FATF से निकलने के लिए बज़ाहिर नजर आती थी कि की जा रही है, लेकिन वो नाकाम हो गई। क्योंकि वजह ये है कि जब वज़ीर दाखिला समेत तमाम लोगों की तवज्जो नवाज शरीफ पर है, तो फिर ये सिक्योरिटी लैब्स इसी तरह होते हैं। कोई माने या ना माने, इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में जबरदस्त तनाव का माहौल है और सूरत हाल इतनी संगीन है कि वज़ीर आज़म ने लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब में अंदरूनी चपकलिश बढ़ चुकी है। खान साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में फैसले कोई और नहीं कर रहा बल्कि वो खुद कर रहे हैं। अब खान साहब ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू दिया और अमेरिका को एलानिया तौर पर अड्डे ना देने का ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने लंदन का दौरा भी मनसूख कर दिया। इस पर इस्लामाबाद में चहमगोइयां जारी हैं। वाकफा ने हाल ये कहते हैं कि खान साहब खुद को खतरात में गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं और किसी हद तक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को सियासी खुदकुश हमलों के लिए भी तैयार कर रहे हैं। तो इन हालात में उनका बैरून मुल्क जाना ठीक नहीं। अगर हालात ठीक होते
तो खान साहब लंदन जाकर मैच एंजॉय करते। अब दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से दोबारा जलसों और तहरीक शुरू कर देने के ऐलानात और खुफिया इदारों की तरफ से हुकूमत की गिरती हुई साख की रिपोर्टों से इस्लामाबाद में अफवाहों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया। तो कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ने पैगाम रसानी के लिए गैर मुल्की मीडिया का सहारा लिया। खान साहब आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खुद को इग्नोर किए जाने पर भी परेशान हैं और चाहते ही हैं कि आलमी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बराह रास्त बात करे, लेकिन इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट के सामने उनकी एक नहीं चल रही। अब अफगानिस्तान वाले मामले में भी खान साहब हाई मॉरल ग्राउंड लेकर खुद को रेलिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ये कहते हैं कि अगले चंद दिनों में बड़ा सियासी खेल शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान की सियासत में कई नुमाया तब्दीलियां देखने में आ सकती हैं। मुआशी कामयाबियों के दावों का जादू भी नहीं चल सका और पहली बार स्टेक होल्डर इस बात पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। खान साहब सियासी मुखालफिन के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के बाज़ लोगों की जानिब से अपना रवैया नरम करने पर नाला है। खान साहब समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके सियासी मुखालफिन के साथ कोई मामला सेटल कर रही है। जरा ये भी कहते हैं अब नैब भी खान साहब को उस तरह रिपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह पहले रिपोर्ट कर रहा था, इसलिए खान साहब ने FIA को मैदान में उतारा है, जिसने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलबी के नोटिस जारी किए, तफ्तीश के लिए बुलाया और गिरफ्तारी की वार्निंग दी, जिसके बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अबूरी जमानतें करा लिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को यह बताया गया कि खान साहब हर सूरत उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं ताकि वो ताकतवर हल्कों को मनमानी से रोक सके या अपनी नाराजगी जाहिर कर सके। तो ज्यादा इम्कान इस बात का है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद दोनों ने अबूरी जमानतें करवाने में ही आफियत जानी है। तो जरा ये कहते हैं कि इन्हें किसी और मुकदमे में भी फ्रेम करके गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है। तो इस बार खान साहब को एक दो नहीं बल्कि खान साहब ने कई महाज खोल रखे हैं और उन्हें कई महाजों का सामना है। इनमें से बाज महाज ऐसे हैं जो खान साहब ने, वो कहते ना, आ बैल मुझे मार वाला काम किया है। पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन उन पर चढ़ी हुई है और पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन तहरीक चलाने की तैयारी करके उन पर दबाव डाल रही है, जबकि उनके इत्तेहादी भी उनसे नाराज है, आंखें दिखा रहे हैं। और पिछले दिनों हुकूमत ने जो माशी कामयाबियों के दावे किए थे उससे सूरत हाल को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हुई और उकदा ये खुला है कि IMF के साथ हुकूमत का प्रोग्राम सस्पेंड है, इस पर दोबारा मुज़ाकरात होंगे तो ये प्रोग्राम जारी होगा। अब हुकूमत इस बात से इनकार कर रही है कि IMF के साथ प्रोग्राम में कोई तातुल आया है, लेकिन इन खबरों का भी बहुत नेगेटिव असर पड़ा है और एक बार फिर इकॉनमी जो है वो डामाडोल नजर आती है। अब खान साहब ने जुलाई में पाकिस्तान और इंग्लिस्तान के दरमियान क्रिकेट सीरीज देखने के लिए इंग्लैंड जाना था और यह दावत उन्हें बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने दे रखी थी और हुकूमती हल्के बड़े खुश थे कि एक अरसे बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी यूरोप या ऐसे मुल्क की तरफ जा रहे हैं जिनका पाकिस्तान के साथ मामला कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। हुकूमती ज़राए ये भी दावा कर रहे थे, बहुत से वजीर, बहुत से मुशीर और उनके हमायती मीडिया के लोग ये दावा कर रहे थे कि खान साहब इस दफा बरतानवी वजीर के साथ नवाज शरीफ की वापसी के मामला भी तय कर लेंगे, यानी खान साहब नवाज शरीफ को लाने के लिए खुद जाएंगे। तो नवाज शरीफ को तो लाना तो दूर की बात, खान साहब को अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ गई है कि पिछू कोई कम न पै जाए। नैब भी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। बिलाखिर 6 से 7 बार नैब की कैद में रहने के बाद ख्वाजा आसिफ को अदालत से इंसाफ मिल गया, उन्हें अदालत ने जमानत पर रिहाई दे दी। कौम महंगाई से मर रही है, बेरोजगारी सर पर नाच रही है, कर्जों के लिए कौमी असास से गिरवी रखे जा रहे हैं और हम इस बहस में उलझे हुए हैं कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द है या नहीं। अब सवाल ये कि आज इस पर बहस क्यों की जा रही है, जिसकी वजह से मुसलमानों पर अजाब आया, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, हजारों लाखों लोग मारे गए, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तादाद में 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। बड़ी मुश्किल से हम उस दहशत के माहौल से बाहर निकले, लेकिन आज फिर वही कहानियां, आज वही पंडोरा बॉक्सेस खोल के बैठे हैं और उसकी वजह हमारे हुक्मरान है जो आज तक कंफ्यूज हैं कि उसामा को हीरो कहें या विलन कहें। दुनिया आज भी जानना चाहती है कि हम उसामा को कहीं अपना हीरो तो नहीं समझते।
और खान साहब ने उन्हें शहीद करार देकर इस सवाल को दोबारा जिंदा कर दिया, जिसकी वजह से यह सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया को अभी तक हमारी इस बात का यकीन नहीं आया कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं थे, बल्कि विक्टिम है, हम निशाना बने हैं। तो इस पर हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ना ही इस पर बहस के दरवाजे खोलने चाहिए। मुल्क आज जिन मुश्किलात से गुजर है वो इससे कहीं ज्यादा है। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर अवाम की मसाइल से तवज्जो हटाना ये बहुत पुराना तरीका है। यहां पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पुराना इख्तिलाफ रहे में इफ्तार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, नवाज शरीफ चौधरी बरादरान को पार्टी में वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, और जब नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में एग्जाइल पर चले गए तो चौधरी ने अपनी पार्टी बना ली, जिसे किंग्स पार्टी कहा गया, मुस्लिम लीग काफ, और उसके बाद हुकूमत में आ गए। तो उसके बाद जब नवाज शरीफ वापस आए तो बड़ी कोशिश हुई कि दोनों में सुलह सफाई हो जाए और वापस चौधरी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाए, लेकिन नवाज शरीफ इस बात पर तैयार नहीं हुए। तो उन्हें वजीर आला बनाने पर वो कैसे तैयार होंगे? अब आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को ऑफर की थी कि वो परवेज इलाही के नाम पर इत्तफाक कर ले, तो पंजाब में तहरीक इंसाफ के वजीर आला उस्मान बुज़दार को हटाया जा सकता है। पंजाब में हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों की मिलकर हो सकती है, जो अपोजिशन के लोग हैं। तो इस फार्मूले को ताकतवर लोगों की हिमायत भी हासिल थी, लेकिन नवाज शरीफ फिर नहीं माने, जिसके बाद पीपल पार्टी ने हमजा शहबाज के नाम पर दाव लगाया और ये कहा जी कि हमजा शहबाज को बना ले, हम तब भी साथ देंगे। लेकिन नवाज शरीफ ये समझते हैं कि पंजाब में तब्दीली लाकर किसी को वक्ती तौर पर खुश नहीं करना चाहिए, और महज हुकूमत करना मकसद नहीं है। असल जो मकसद है वो सियासी मुदाखलत में नवाज शरीफ समझते हैं कि महज हुकूमत करना मकसद नहीं है, बल्कि असल मकसद सियासी मुदाखलत का खात्मा है। तो जहां तक चौधरी परवेज इलाही का ताल्लुक है, तो उनके नून लीग वालों से तल्लुकात कुछ ज्यादा खराब नहीं है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तो उनका तल्लुक काफी बेहतर है, बल्कि जब हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एग्जाइल में थे तो हमजा पाकिस्तान में ही थे। तो आसिफ जरदारी की परवेज इलाही से मुलाकात को बहुत से हल्के पंजाब में तब्दीली के तनाज़ुर में देख रहे हैं। तो परवेज इलाही वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद जरूर है, लेकिन उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तहरीक इंसाफ से वो ज्यादा खुश भी नहीं है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अपना अगला सियासी इत्तेहाद है वो उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। अगला सियासी इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून से उनका होगा नहीं, तहरीक इंसाफ से भी वो खुश नहीं है, और फिर आ जाकर पीपल पार्टी रह जाती है। तो पीपल पार्टी माजी में भी वो उसके इत्तेहादी रहे हैं, तो आगे भी कोशिश कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो इस वक्त इलेक्शन का जोड़ तोड़ हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने पीपल पार्टी के साथ ताल्लुकात का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। तो ये जो मुलाकात है, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये जो मुस्तकबिल का सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है, उसके हवाले से भी ये गुफ्तगू शरीक जारी है।